नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड में हूं आपके साथ अनुपमा झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बक्सर के साथ, जहां महिला से छेड़खानी के मामले में कार्रवाई को लेकर लापरवाही 2 थाना अध्यक्षों को भारी पड़ गए हैं। जी हां, जिले के एसपी ने महिला थाना बक्सर और बगेन थाना के प्रभारी को निलंबित कर दिया। दरअसल आपको ये याद होगा कि 29 सितंबर को बगेन थाना क्षेत्र में मछली बेचने वाली महिला के साथ कुछ लड़कों ने छेड़खानी की थी। इसी दौरान आरोपियों ने पीड़िता के साथ मारपीट भी की थी, उसके रुपए छीन लिए थे। वहीं पुलिस पर मामले में हल्की धाराओं में केस दर्ज करने का आरोप लगा। नाराज ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ शुक्रवार को सड़क जाम कर हंगामा किया था। मामला जब एसपी के संज्ञान में आया तो उन्होंने मामले को छेड़खानी का बताते हुए जांच के आदेश दिए। इतना ही नहीं, महिला थाना अध्यक्ष सुशीला सिंह और बगेन थाने के ऑन ड्यूटी प्रभारी थाना अध्यक्ष विनय तिवारी को समय पर केस दर्ज न करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। इसके अलावा इस मामले में नामजद अभियुक्त जितेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश अभी की जा रही है। साथ ही महिला की मेडिकल रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं जिस वक्त ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर किस तरीके से फूट पड़ा। प्राथमिकी दर्ज नहीं किया गया तो ये उनकी लापरवाही है, इसलिए उन लोगों को निलंबित किया गया है। और जो बगेन गोला थाना प्रभारी हैं उनसे स्पष्टीकरण किया गया है कि भाई आपके थाना पर नियंत्रण नहीं है, कि कोई भी फरियादी सूचना लेके आता है और आपको जानकारी तक नहीं होती है। इस संबंध में उनका स्पष्टीकरण अगर संतोष न पाया जाएगा तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की। मुंगेर में हथियार तस्करों पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में मुंगेर पुलिस ने 2 थाना क्षेत्र मुफस्सिल और असरगंज में कार्रवाई करते हुए 4 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 14 हथियार, 56 राउंड कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया। हथियार तस्कर असरगंज और मुफस्सिल में जिनका के बीच में कोई साठगांठ करते हुए इनका हथियार तस्करी का प्लान था। उसके बाद दोनों जगह पे चेकिंग लगाई गई और जो भी हम लोग को सूचना थी जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे छापामारी की गई। असरगंज में मोहम्मद फजल और पंकज सिंह को गिरफ्तार किया गया और मुफस्सिल थाना में मोहम्मद शमशेर और सिंकू पाठक को गिरफ्तार किया गया है। इन सबका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। तो वहीं मधेपुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। चौसा इलाके के पैना गांव में पुलिस ने छापा मारा। कई अर्धनिर्मित हथियारों के साथ साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक चुनाव को देखते हुए पुलिस की तरफ से विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत ये कार्रवाई की गई और कामयाबी हासिल हुई। तो देखिए, चुनाव के नजदीक आते ही किस तरीके से हथियारों का जखीरा जगह जगह से बरामद हो रहा है। मधेपुरा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से हथियार मिले। हालांकि हथियार कहां सप्लाई किए जाने थे इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एक अर्धनिर्मित देसी पिस्टल जब्त हुई है। एक देसी कट्टा जब्त हुआ है। करीब 2 पिस्टल की मैगजीन जब्त हुए हैं। इसके अलावा जो हथियार बनाने के लिए जो आरा, छेनी और जिस भी प्रकार के उपकरणों की जरूरत पड़ती है वो भी भारी मात्रा में हम लोग ने जब्त किए हैं। और अब आपको मधुबनी से दबंगों की दिल दहला देने वाली तस्वीर दिखाते हैं। हरलाखी थाना क्षेत्र के सोठ गांव मधुबनी टोल में दबंगों ने चोरी के आरोप में एक 13 साल के बच्चे की हत्या की। पहले हत्या की और उसके बाद शव को दफना दिया। फिर परिजनों को बंधक बनाए रखा और पुलिस के पास ना जाने की धमकी तक दी ताकि पुलिस को हत्या की भनक ना लग पाए। लेकिन परिजनों में से किसी एक ने किसी तरीके से भागकर एसपी को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने कब्रिस्तान से शव को निकाला, उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और जाँच को शुरू किया। में खेलने के लिए गए, दुकान में चॉकलेट का नाम इल्ज़ाम लगा करके उसको गमछा लपेट करके लाया घर, दरवाजे पर धर दिए थे। हम दोनों साथ तो जब चौड़ी से आए ना, जब देखे गार्जियन के तहत तो कहा मृत्यु हो गया यहाँ पे। अब इसने दफनाने वाला कुछ ग्रामीण भी हो गए, उसके घर के आदमी तो चाहते नहीं थे कि इसको दफन हो। मुझे अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी द्वारा यहाँ दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। सबको कब्रगाह से उखाड़ना है, उखाड़ने की कार्रवाई चल रही है और उखाड़ने के बाद इसे पोस्टमार्टम में भेजना है। उसके बाद देखिए क्या आता है रिपोर्ट, उसके बाद जैसा। बाढ़ में एक 20 साल के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी की घटना डेलवा गोसाई मोहल्ले की बताई जा रही है। मृतक की पहचान मोकामा थाने के शिवनार गांव के पुनीत कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका।
समस्तीपुर के ताजपुर में स्टेट बैंक की एक शाखा में अचानक आग लग गई। मोरवा बाजार में मौजूद स्टेट बैंक में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने इसकी खबर बैंक कर्मियों को दी, साथ ही स्थानीय जिला प्रशासन को इसकी जानकारी तक दी गई। बताया जा रहा है कि बैंक के कैंटीन में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मोरवा प्रखंड के मोरवा बाजार में भारतीय स्टेट बैंक है, उसमें आग लगी हुई पाया गया। वेंटिलेटर से धुआं का घुंघरूट निकल रहा था और ग्रामीणों में हल्ला किया गया। ग्रामीणों के पहुंचने के बाद बैंक का एक स्टाफ आया, बैंक लैंडलॉर्ड आए, बैंक का एक स्टाफ आया, ताला खोला। बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद, बहुत कड़ी मशक्कत के बाद उस पर आग के काबू पाया गया। और अब बात खबर के असर की। पटना और भोजपुर में सोन नदी से हो रहे अवैध बालू खनन की खबर जी बिहार झारखंड पर दिखाए जाने का असर हुआ। खबर चलने के बाद सोन नदी में अवैध बालू खनन को लेकर जिला प्रशासन, खनन विभाग ने छापेमारी शुरू की। इसी दौरान गंगा नदी में उतरे कई नाव और पोकलेन को जब्त किया गया। साथ ही 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आपको ये बता दें कि जी बिहार झारखंड ने दिखाया था कि कैसे बालू माफिया प्रशासन की नाक के नीचे बालू को दोहर कर रहे हैं। अब खबर का असर हुआ, शासन प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। और देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी बिहार झारखंड ने आपको ये खबर दिखाई थी कि आखिर किस तरीके से प्रशासन की नाक के नीचे ये सब अवैध बालू माफिया जो है किस तरीके से खनन कर रहे हैं। जिसके बाद प्रशासन जागा, प्रशासन ने जी बिहार झारखंड पर ये खबर देखी, तुरंत कार्रवाई करते हुए जो है कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। कुल मिलाकर 10 लोग ये बताए जा रहे हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। जी बिहार झारखंड की खबर का ये असर हुआ। अवैध बालू खनन को लेकर छापेमारी शुरू की गई। हालांकि प्रशासन अब पूरी खबर पर नजर बनाए हुए ताकि आगे भी जो है बालू खनन माफिया जो है इस तरीके की हरकत ना कर सके। और अब आपको लिए चलते हैं बिहार के गलियारों में, जहां पर सियासत शुरू हो गई है। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी के खाते में 121 सीटें गई हैं, तो वहीं जेडीयू को 122 सीटें मिली हैं। हालांकि आपको ये बता दें कि जेडीयू ने अपने खाते से 5 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी हम को दी है, जिससे जेडीयू अब 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि एलजेपी ने क्योंकि अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, अगर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी एनडीए से जुड़ती है तो बीजेपी उसे अपने कोटे से टिकट देगी। यानी कि जो 121 सीटें बीजेपी के पास है उनमें से टिकट देगी एनडीए बीजेपी। और देखिए, हम आपको टोटल दिखा रहे हैं, सूत्र के इस बात की जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी जो 121 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जेडीयू 117 सीटें, क्योंकि 5 सीटें अपने खाते में से जो है जेडीयू मांझी की पार्टी हमको देगी। कुल मिलाकर जेडीयू जो है वो 122 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन उसमें से 5 सीटें हमको दे दी गई। ऐसे में 117 सीटों पर जो है चुनाव लड़ेगी जेडीयू और बीजेपी 121 सीटों पर। तो कुल मिलाकर, हालांकि अभी आपको बता दें कि आधिकारिक घोषणा इसकी नहीं की गई, लेकिन सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि एनडीए में सीटों का बंटवारा तय हो चुका है। कुल विधानसभा सीटें 243 हैं। मांझी 5 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। और देखिए, 2 सीटें जो है आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से गठबंधन का और एनडीए का सीट बंटवारा हुआ है। जेडीयू 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, मांझी की पार्टी हमको जो है 5 सीटें मिलेंगी, तो महागठबंधन में वामपंथ को 29 सीटें मिलेंगी। आगे बढ़ते हुए आपको और भी बताते हैं कि आखिर कौन कौन सी पार्टियां किसको कितनी सीटें मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस इस बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं जेडीयू 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि 122 सीटें हैं, लेकिन मांझी को 5 सीटें दी गई हैं। इसका मतलब 117 सीटें हुई। वामपंथ को 29 सीटें महागठबंधन के अंदर दी गई है। आप आसानी से समझ सके कि आखिर सीटों का बंटवारा किस तरीके से हुआ, इसलिए ग्राफिक्स जरिए आपको आसानी से समझा रहे हैं। तो देखिए, हम आपको एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय हुआ है, हालांकि आपको बता दें कि महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है वो पूरी तरीके से जो है पक्का हो चुका है, लेकिन एनडीए में जो है अभी सिर्फ सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं जेडीयू 122 सीटों पर, जिसमें से 5 सीटें मांझी को दी जाएंगी। यानी कि कुल मिलाकर जेडीयू 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि इस बार कांग्रेस को बहुत बड़ा जंप मिला है। कांग्रेस इस बार महागठबंधन में 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वामपंथ जो है महागठबंधन में उसे 29 सीटें दी गई हैं। हालांकि महागठबंधन या फिर एनडीए पर जो है कितना भरोसा इस बार जनता जता पाएगी, वो देखने वाली बात होगी।
इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से नेहा सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। नेहा, अभी तक हालांकि सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी जो है 121 सीटों पर तो जेडीयू 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कंफर्मेशन कब तक हो सकता है इनका? देखिए, कंफर्मेशन कल तक आएगा अनुपमा। अगर आप मेरे पीछे ठीक देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बैठक खत्म करके धीरे धीरे निकल रहे हैं। संजय जायसवाल है, नित्यानंद राय है, देवेंद्र फडणवीस चुनाव प्रभारी खुद यहाँ मौजूद है। सभी बैठक खत्म हो गई है और सब अभी बैठक खत्म करके निकलने वाले, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रूपरेखा अंतिम चरण पे पूरे तरीके से तैयार हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी ये भी तय हो गया है, कौन सी सीटों पे चुनाव लड़ेगी ये भी लगभग पूरे तरीके से तैयार हो गया है। इस बैठक में ज्यादा जानकारी हमें कल जरूर पता चलेगी, क्योंकि अभी तुरंत बैठक खत्म हुई है, तो अभी इस चीज का घोषणा तुरंत यहां से तो नहीं हो सकता। हालांकि जितने शीर्ष नेतृत्व हैं वो हमारे पीछे इस वक्त हैं और बैठक खत्म करने के बाद लगभग सभी के चेहरे पे एक सुकून जरूर है कि जो चुनावी रूपरेखा है वो लगभग पूरे तरीके से तैयार है और अब चुनावी रण में पूरे बिल्कुल नेहा, और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक जो है कंफर्मेशन कर दिया जाएगा। हालांकि पूरे आसार इस बात के हैं कि कल तक जो है कंफर्मेशन कर दिया जाएगा, जैसा कि नेहा है। बस औपचारिक घोषणा बाकी है। औपचारिक घोषणा जो पूरे औपचारिकता के साथ पूरी कर ली जाएगी। अगर मैं अपने पीछे आपको दिखा सकूं तो मैं दिखाऊंगी कि जो इस वक्त बिहार प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, वो जा रहे हैं और यहाँ सभी नेता धीरे धीरे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से निकलेंगे। अब महज औपचारिकता बची है घोषणाओं की। लगभग पूरे चुनावी रूपरेखा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्लियर है। बिल्कुल नेहा, और ये देखने वाली बात होगी क्योंकि जैसा कि आप बता रही हैं कि सुकून जो है सबके चेहरे पर नजर आ रहा है। लग रहा है कि अब जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। बस ये देखने वाली बात होगी कि आखिर मीडिया के सामने जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब रखा जाता है। लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 117 सीटों पर और हम जो है वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि कंफर्मेशन अभी बाकी है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार बिहार में एनडीए जो है वो टूट ही गया, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। रामविलास पासवान के आवास पर हुई संसदीय बोर्ड की बैठक में यह तय किया गया, एलजेपी को बीजेपी तो पसंद है लेकिन नीतीश से नाराजगी बरकरार है और वो नीतीश के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी। देखिए, चुनाव से पहले एनडीए में बड़ी टूट, एलजेपी को अकेले रोशन करेंगे चिराग, नीतीश का नेतृत्व एलजेपी को नहीं मंजूर। तो चुनाव से पहले बिहार एनडीए में बड़ी टूट हुई है। जी हां, एलजेपी ने एनडीए से अलग होने का फैसला किया है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें नीतीश का नेतृत्व मंजूर नहीं है। लेकिन बीजेपी की सरकार बनी तो साथ जरूर आएंगे। सारे लोग अधिकृत किए हैं आदरणीय चिराग पासवान जी को, तो फैसला उनको लेना है। हम लोगों ने अपनी बात रखा है कि जदयू का जहां भी कैंडिडेट होगा वहां पे हम लोग कैंडिडेट उतारेंगे और सारे सीटों पर हम लोग जीत कर आएंगे। एनडीए में जो टूट रविवार को हुई उसकी संभावना कई दिनों से जताई जा रही थी और आखिरकार वो हो ही गया। नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर एलजेपी ने अकेले लड़ने का फैसला किया है और जेडीयू को लगता है कि एलजेपी के इस फैसले के लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पर बीजेपी एलजेपी के फैसले पर संभल कर बोल रही है। जल्द उनकी हैसियत का पता चल जाएगा, बस 1 महीने की देर है। 10 नवंबर को चुनाव के जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा कि ये लोग कितने पानी में हैं। मौसम वैज्ञानिक इनके पिताजी थे, ये मौसम वैज्ञानिक नहीं है और गर्म खून है, गलतफहमी हो जाती है लोगों में। मैं समझता हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर साथ होते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन मैं समझता हूँ कि अंततः सब कुछ ठीक ठाक ही रहेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अच्छा नहीं हुआ बिहार के लिए। एलजेपी एक साथ 2 नाव की सवारी करने जा रही है, यानी बीजेपी से मोहब्बत और जेडीयू से नाराजगी। ऐसे में इस रणनीति के तहत वो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? बेमेल गठबंधन यहाँ जबरदस्ती का बना हुआ था सत्ता के लालच में। अब एनडीए का कोई मायने मतलब नहीं है। अब एनडीए का मतलब हो गया बिहार में अब नहीं दोबारा आएगी। उनको मालूम है कि जब तक नीतीश कुमार रहेंगे भाजपा का नेतृत्व बिहार में उभरने वाला नहीं है। इसलिए ये इन्होंने फाइनल, अब इनको कुछ बन नहीं रहा था
तो इन्होंने चिराग पासवान को आगे किया है और चिराग पासवान को आगे करके ये अपना उद्देश्य साध रहे हैं। एलजेपी ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी कैंडिडेट के सामने अपने उम्मीदवार को नहीं उतारेगी, सिर्फ जेडीयू के खिलाफ अपने प्रत्याशियों को खड़ा करेगी। तो क्या एलजेपी के इस फैसले को लेकर पर्दे के पीछे कोई और रणनीति है जो चुनाव परिणाम के बाद सामने आएगी? पटना से शैलेंद्र के साथ नेहा, जी मीडिया, दिल्ली। तो एलजेपी के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के बाद जेडीयू हमलावर हो गई है। एलजेपी को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा कि 2019 के आम चुनाव में साथ लड़े, अब वैचारिक मतभेद बता रहे हैं। जेडीयू ने आरोप लगाया एलजेपी बिहार में चल रही दलितों की योजना का विरोध कर रही है। नीतीश कुमार तो इस देश में अकेला ऐसा व्यक्तित्व है जिसने दलितों के उत्थान के लिए जितना काम किया, शायद महात्मा गांधी और अंबेडकर के सपनों को साकार करने का काम सिर्फ नीतीश कुमार ने किया है। आजादी के बाद कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जिसने 15 वर्षों में दलितों के लिए अपने बजट का इतना 40 गुना बजट बढ़ाने का काम किया। कैसा वैचारिक मतभेद? हाँ, आप चुनाव हमारे साथ नहीं लड़ना चाहते हैं, आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बड़ी है, वो एक दूसरी बात हो सकती है, लेकिन जदयू के साथ आपका वैचारिक मतभेद हम लोगों के समझ में नहीं आता। तो लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के फैसले को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। समस्तीपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग, गुलाल और मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाया। लोक जनशक्ति पार्टी बिहार के अगले ये विधानसभा चुनाव में 143 सीट पर लड़ेगी। इसी के लिए का हम लोग रंग गुलाब के साथ जश्न मना रहे हैं। निश्चित रूप से माननीय सांसद लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी जो निर्णय लिए हैं, और हम लोग क्षेत्र में जो क्षेत्र से जो कार्यकर्ताओं की फोन जो आ रहा है, जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, बहुत ही सराहनीय है और कार्यकर्ता में जनसैलाब उल्लास है, वोटरों में उल्लास है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।